हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में क्लास 5th EVS द वर्ल्ड अराउंड अस के यूनिट 4 थिंग्स अराउंड अस का चैप्टर नंबर 8 क्लोथ्स हाउ थिंग्स आर मेड, इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेनेशन, राइट्स, एक्टिविटीज एंड डिस्कस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर को देखने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 क्लोथ्स हाउ थिंग्स आर मेड, कपड़े किस तरह से बनाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट हम जानेंगे कि कपड़े बनने की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया जाता है, किस तरह की पूरी प्रोसेस होती है। जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर फिगर भी दे रखी है कि कपड़े बनाने के लिए सबसे पहले क्या दे रखा है, स्पिनिंग ऑफ अ व्हील, चरखा काट कर क्या सूत बनाया जाता है, फिर उससे थ्रेड बनता है, थ्रेड से फिर क्लोथ्स बनते हैं। सेकंड में देखिए निटिंग के थ्रू, यानी कि सिलाइयों के द्वारा वूल का यूज करके स्वेटर या जर्सी बुने जाते हैं, इस तरह से क्लोथ्स बनते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या है, हैंडलूम्स में जो फैब्रिक्स बनते हैं इसमें क्या करते हैं, थ्रेड को हॉरिजेंटली और वर्टिकली इस तरह से सेट किया जाता है, फिर इन्हें बुना जाता है और उसके बाद में फैब्रिक बनता है, फिर उस फैब्रिक से क्लोथ्स बनते हैं। नेक्स्ट में क्या है, कोकून से सिल्क को कलेक्ट करना और फिर उस सिल्क से सिल्क थ्रेड बनता है, से फिर सिल्क के फैब्रिक बनते हैं, उस फैब्रिक से फिर क्लोथ्स बनते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स को दिखाया गया है जिनसे कि क्लोथ्स तैयार होते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम इन्हीं सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पैटर्न्स विद थ्रेड्स, थ्रेड्स के साथ में अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग डिजाइन्स। तो देखिए किस तरह से होती है। लुक क्लोजली अराउंड यू, आपके चारों तरफ ध्यान से देखिए। डू यू सी बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट और स्पाइडर्स स्पिनिंग वेब्स, तो क्या आप बर्ड्स को नेस्ट बनाता हुआ देखते हो और जो स्पाइडर्स होती हैं उनको अपना जाला बुनते हुए देखते हो। तो हाँ, हम देखते हैं। जैसे हमारे घरों में हम देखते हैं चिड़िया या कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने चोंच में तिनका लेकर के आते हैं और खिड़की, रोशनदान या पंखे के ऊपर जो जगह होती है वहां पर ही अपना घोंसला बनाते हैं। इसी तरह हम स्पाइडर्स को देखते हैं कि हमारे लॉन में या जहाँ पर प्लांट्स लगे हुए रहते हैं वहां पर उनकी दो ब्रांचेज के बीच में या दो छोटे छोटे ट्रीज के बीच में हम देखते हैं ना कि स्पाइडर अपना जाला बुनना शुरू कर देती है। तो इस तरह से बर्ड्स को और स्पाइडर्स को हम हमारे घर में ही जाला या घोंसला बनाते हुए देखते हैं। नेचर इज फुल ऑफ हिडन आर्टिस्ट, नेचर यानी कि जो प्रकृति है ये छुपे हुए कलाकारों से भरी हुई है। और ये जो आर्टिस्ट हैं ये कौन कौन है, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, हु वेव, स्टिच, डिजाइन एंड इवन ग्लू थिंग्स टुगेदर, जो कि यानी कि जो हिडन आर्टिस्ट हैं ये वीव करते हैं यानी ये बुनते हैं, स्टिच करते हैं यानी सिलाई करते हैं, डिजाइन करते हैं एंड इवन ग्लू थिंग्स टुगेदर, और यहाँ तक कि ये चीजों को आपस में चिपकाते भी हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर बिलो, आप पिक्चर में नीचे क्या देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर दे रखी है और इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि एक बर्ड है जो कि अपने नेस्ट को बना रही है। और ये नेस्ट किस बर्ड का है, ये वीवर बर्ड का है, बया पक्षी का ये घोंसला है जो कि सबसे सुंदर अपना नेस्ट बनाती है। तो इस तरह से वीवर बर्ड के नेस्ट को हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। डिड यू नो वी हैव अ हिडन आर्टिस्ट अराउंड अस हु हैज बीन वीविंग लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस एवर डिड, तो क्या आप ऐसे किसी हिडन आर्टिस्ट को जानते हैं, छुपे हुए आर्टिस्ट के बारे में आप जानते थे जो कि ह्यूमन ने जब से बुनना शुरू करा उससे बहुत पहले से ही वह वीविंग का काम कर रही है, बुनने का काम करती हुई आ रही है। तो क्या ऐसे किसी तरह के हिडन आर्टिस्ट को, हिडन बर्ड को आप जानते हैं। तो वह देखिए हिडन आर्टिस्ट कौन है, द मेल बया वीवर इज ए वीवर बर्ड। तो वीवर बर्ड यानी कि जो बुनने का काम करने वाली चिड़िया है, या फिर बया जो बया पक्षी होता है उसमें जो मेल बया होती है, जो नर बया होती है वह बुनने का काम करती है, वह अपना जो घोंसला बनाने का काम है वह मेल बया करती है। हु बिल्ड्स ब्यूटीफुल हैंगिंग नेस्ट फ्रॉम ग्रास, जो कि ग्रास से या घास से या तिनकों से लटकता हुआ, हैंगिंग झूलता हुआ बहुत ही सुंदर नेस्ट बिल्ड करती है, बहुत ही सुंदर नेस्ट बनाती है। दे वीव द स्ट्रैंड्स ओवर एंड अंडर टू मेक द नेस्ट स्ट्रॉन्ग, और ये किस तरह से बुनती हैं इन धागों को, दे वीव ये बुनाई करते हैं, द स्ट्रैंड्स उन तिनकों की, जो सूखे तिनके ये घास में से चुनते हैं, उन स्ट्रैंड्स को ये वीव करते हैं, बुनते हैं, ओवर एंड अंडर ऊपर और नीचे की तरफ,
टू मेक द नेस्ट स्ट्रॉन्ग, नेस्ट को, घोंसले को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, जो तिनके होते हैं उनको एक दूसरे के ऊपर बुन करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। द नेस्ट इज शेप्ड लाइक अ पाउच, और इस तरह से जो नेस्ट होता है वो एक पाउच के जैसे, एक पोटली के जैसे उसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, उसकी शेप हो जाती है। एंड हैंग्स फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री, और वह इस तरह से ट्री पर, जो ट्री की ब्रांचेज होती है उनके ऊपर लटकता है। द एक्सपर्ट वीवर वर्ड वीव्स वेरी फाइन नेस्ट, जो एक्सपर्ट वीवर वर्ड होती है, जो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो जाती है, वो इन नेस्ट को बहुत फाइनली का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है, और वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। तो बहुत बारीकी से बहुत मजबूत नेस्ट को बनाती हैं जो एक्सपर्ट वीवर वर्ड होती हैं। वाइल द यंग वंस हु आर जस्ट लर्निंग मेक रादर रफ वंस, जबकि जो यंग वंस होते हैं, यंग वंस मीन्स बच्चों से जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो जो यंग वंस होते हैं वो क्या करते हैं, हु आर जस्ट लर्निंग, वो अभी केवल सीख ही रहे होते हैं, मेक रादर रफ वंस, तो वे थोड़ा सा मोटे तरीके का नेस्ट बनाते हैं, यानी कि उनके द्वारा जो नेस्ट बनता है वो उतना फाइन नेस्ट नहीं होता है जितना कि एक्सपर्ट वीवर वर्ड बनाती है। क्योंकि जो एक्सपर्ट वीवर वर्ड होती है वो तो बहुत ही फाइन नेस्ट बनाती है, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है, प्रोटेक्टिव होता है, जबकि जो अभी यंग वंस होते हैं उनको उतना अच्छा नेस्ट बनाना नहीं आता है, तो उनका जो नेस्ट होता है वो उतना मजबूत, उतना प्रोटेक्टिव, उतना फाइन नहीं होता है, क्योंकि वो अभी सीख रहे होते हैं। वीविंग कंबाइंस स्ट्रिप्स और थ्रेड्स ऑफ अ मटेरियल इनटू अ पैटर्न फैब्रिक लाइक क्लॉथ। वीविंग में यानी कि जो बुनाई का काम है उसमें कंबाइंस जोड़ा जाता है। स्ट्रिप्स को मीन्स स्मॉल पीसेज ऑफ क्लोथ्स या कतरन, और थ्रेड्स ऑफ अ मटेरियल या फिर किसी थ्रेड्स का मटेरियल, उसको आपस में जोड़ा जाता है इनटू अ पैटर्न फैब्रिक लाइक क्लोथ। एक पैटर्न फैब्रिक का मतलब होता है कि एक इस तरह का फैब्रिक तैयार करना जिसमें कि कुछ डिजाइन्स दिए गए हों, उसमें बहुत सारे कलर्स ऐड किए गए हों, बहुत सारे प्रिंट्स उसमें ऐड किए गए हों। तो इस तरह से जब कपड़ा तैयार करते हैं तो उसमें स्ट्रिप्स और थ्रेड्स को जब आपस में जोड़ते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, उनसे बुनाई का काम करते हैं, तो उसी समय में ही उसमें कई सारे कलर्स, पैटर्न्स या डिजाइन्स ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे कि एक पैटर्न फैब्रिक बन करके तैयार होता है। और फिर जब इस पैटर्न फैब्रिक से ड्रेस मटेरियल्स बनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। तो इसलिए स्ट्रिप्स और थ्रेड से जब कपड़ा बनाते हैं तो उसको एक सिंपल मैनर में ना बुन करके उसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स, डिजाइन्स और पैटर्न को ऐड कर देते हैं। वन सेट ऑफ थ्रेड इज प्लेस्ड वर्टिकली। अब इसमें क्या करते हैं, थ्रेड या स्ट्रिप्स का जो एक सेट होता है उसको वर्टिकली रखते हैं, एंड द अदर गोज हॉरिजॉन्टली, और जो दूसरा सेट है उसको हॉरिजॉन्टली रखते हैं। वर्टिकली का मतलब होता है इस तरह से बिछाना, और हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है इसी के ऊपर इस तरह से एक लंबी लाइन में स्ट्रिप्स को या धागे को रखना। When these threads are carefully crossed over and under each other, जब ये थ्रेड्स बहुत ध्यान पूर्वक एक दूसरे के ऊपर और नीचे क्रॉस करते हैं, दे फॉर्म अ यूनिफाइड फैब्रिक सच एज अ मैट, अ बास्केट और मैनी अदर थिंग्स। तो उसके बाद में फिर क्या होता है, एक यूनिफाइड फैब्रिक बन जाता है, यानी कि दो अलग अलग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिप्स ना रह करके अब वो क्या बन जाती हैं, एक सिंगल फैब्रिक बन जाता है। यूनिफाइड फैब्रिक का मतलब होता है सिंगल फैब्रिक। तो ये सिंगल फैब्रिक बन जाता है, और फिर इस सिंगल फैब्रिक से देखिए मैट बनती हैं, बास्केट बनते हैं और दूसरी अदर थिंग्स बनती हैं। अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली थ्रेड्स को किस तरह से अरेंज करते हैं, इसे देखिए हम एक एक्टिविटी के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये दो तरह की स्ट्रिप्स हैं, ब्लू कलर की और येलो कलर की। तो जो ब्लू कलर की स्ट्रिप्स हैं ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है, और जो येलो कलर की स्ट्रिप्स हैं ये किस तरह से हैं, ये वर्टिकली अरेंज्ड है। यानी कि इनको ब्लू वाली को इस तरह से अरेंज किया गया है और रेड वाली को इस तरह से। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टली और ये हो गया वर्टिकली। तो अब देखिए जो वीविंग का काम है उसको किस तरह से करते हैं, ये ब्लू को जमा दिया हॉरिजॉन्टली इस तरह से। अब जो येलो वाली है जो कि वर्टिकली अरेंज है, तो इसको क्या करते हैं, एक स्ट्रिप को लिया और एक स्ट्रिप को किस तरह से इसको क्रॉस, अंडर और ओवर करते हैं कि पहली वाली जो ब्लू कलर की है जो कि हॉरिजॉन्टल है उसके नीचे से निकाला, दूसरी वाली के ऊपर से निकाला, तीसरी वाली जो स्ट्रिप है उसके नीचे से, चौथी वाली के ऊपर से और पांचवी वाली के नीचे से, इस तरह से निकालेंगे। इसी तरह से अब दूसरी स्ट्रिप को लिया जो वर्टिकल है येलो वाली, तो क्या करेंगे, अब
हमने देखा जो पहली वाली स्ट्रिप थी वो पहली के नीचे से थी, तो अब क्या करेंगे, इस येलो वाली को ब्लू वाली के ऊपर से निकालेंगे पहले नंबर पर। तो ये ऊपर से ले ली, दूसरी में नीचे से जाएगी, तीसरी में ऊपर से, चौथी में नीचे से और पांचवी में ये ऊपर से जाएगी। इसी तरह से ये तीसरी स्ट्रिप है, इसमें क्या करा कि ये दूसरी वाली ऊपर थी, तो अब क्या करेंगे, इसको नीचे लगा देंगे, तो ये नीचे गई, दूसरे में अपने आप से ऊपर आ जाएगी, तीसरे में नीचे जाएगी, चौथी में ऊपर से जाएगी, पांचवी में नीचे से जाएगी। इस तरह से ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती है। इसी तरह से यदि हम एक चौथी स्ट्रिप माने यहाँ पर, तो चौथी स्ट्रिप में क्या करेंगे, देखिए ये इससे ऊपर वाली जो स्ट्रिप है ये कहाँ है, नीचे है, तो अब ये क्या करेगी, इस ब्लू वाली के ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, इस तरह से देखो नीचे है, ये नीचे जाएगी, उसके बाद में तीसरे में ऊपर आ गई, चौथे में नीचे जाएगी, पांचवे में ऊपर आ जाएगी। इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो उस तरह से अरेंज करने से क्या फायदा होता है कि जो स्ट्रिप्स होती हैं ये आपस में इंटरलॉक्ड हो जाती है, ये आपस में एक दूसरे से बंध जाती हैं और ये खुलती नहीं है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा इनका स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस तरह से अब ये दोनों अलग अलग तरह की स्ट्रिप्स ना होकर के हमें एक यूनिफाइड पैटर्न मिलता है, एक यूनिफाइड फैब्रिक मिलता है। और अगर ये फैब्रिक नेचुरल है तो इससे क्या बनेंगी, मैट, बास्केट या दूसरी चीजें बना सकते हैं। और अगर ये फैब्रिक क्लॉथ है तो इससे क्या है, ड्रेस मटेरियल्स वगैरह बनते हैं। तो इस तरह से इसमें थ्रेड्स का या स्ट्रिप्स का आपस में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस तरह से अरेंजमेंट होता है। और फिर अब जो यूनिफाइड फैब्रिक हमें मिला उससे देखिए क्या क्या चीजें बनती हैं। यहाँ पर देखिए ये बास्केट बन रही है, ये हैंड फैन है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इन स्ट्रिप्स को अरेंज करके और यहाँ पर मैट बनाई जा रही है, ये बास्केट है, बैठने के लिए स्टूल्स हैं। इस तरह से ये सारे मटेरियल्स इन स्ट्रिप्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज करके बनते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय पहले, पीपुल हैव बीन वीविंग मैनी काइंड्स ऑफ नेचुरल मटेरियल्स। तो बहुत समय पहले लोग जो नेचुरल मटेरियल्स थे, जो हमारे प्राकृतिक पदार्थ थे, उनसे वीविंग का काम करते थे इनटू मैट्स। और उनसे देखिए वो क्या क्या बनाते थे, मैट्स बनाते थे यानी कि चटाई बनाते थे, बास्केट्स बनाते थे और शीट्स बनाते थे। और जो नेचुरल मटेरियल्स थे वो क्या क्या थे, फ्रॉम कोकोनट फाइबर था यानी कि नारियल का रेशा, और पाम रीड्स का मतलब होता है पाम का बिल्कुल ड्राई स्टेम, उनको यूज करते थे। बैम्बू, ग्रास का यूज करते थे, जूट एंड कॉटन और सिल्क। तो इस तरह के ये जो नेचुरल मटेरियल्स थे इनका यूज करके बहुत पहले से ही लोग मैट्स बनाते थे, बास्केट्स बनाते थे, शीट्स बनाते थे। इसका मतलब क्या है कि जो वीविंग का काम है ये अभी कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत समय पहले से ही लोग वीविंग का काम कर रहे हैं। बस पहले क्या है कि जो वीविंग का काम है वो नेचुरल मटेरियल्स के थ्रू किया जाता था। अब देखिए इसमें डिस्कस है कि हैव यू सीन प्रोडक्ट्स वुवन आउट ऑफ नेचुरल मटेरियल एट होम और एल्सवेयर, व्हाट आर दे। तो क्या आपने कभी अपने घर या कहीं बाहर इस तरह के प्रोडक्ट्स को देखा है जो कि नेचुरल मटेरियल से बने हैं, व्हाट आर दे, और वो क्या है। तो पहले तो हमें ये बताना है कि आपने घर पर या कहीं बाहर कोई नेचुरल मटेरियल से बने हुए प्रोडक्ट्स देखे हैं, और यदि देखे हैं तो वे क्या है। तो देखिए हम इसका पहले आंसर देखते हैं। यस, आई हैव सीन मैनी थिंग्स वुवन आउट ऑफ नेचुरल मटेरियल्स। तो हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है जो कि नेचुरल मटेरियल से बनी हुई हैं, उनसे बुने हुए हैं। एट होम, अब देखिए इस तरह के जो मटेरियल्स हम घर पर क्या देखते हैं, दे आर रग्स, वे कारपेट्स होते हैं, एंड मैट्स, और चटाई होती हैं, मेड फ्रॉम जूट, कॉयर और सीग्रास। और वे जो नेचुरल मटेरियल से बनते हैं वो क्या है, जूट है, कॉयर मीन्स नारियल का आउटर लेयर, और सीग्रास, इन सब से ये बने हुए होते हैं। पीपुल ऑल्सो मेक बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू, और इसके अलावा जो लोग हैं वो बास्केट्स बनाते हैं बैम्बू से, एंड बैग्स फ्रॉम जूट, और बैग्स बनाते हैं जूट से। तो ये भी क्या है, नेचुरल मटेरियल है, जूट और बैम्बू। आई हैव ऑल्सो सीन फैंस मेड फ्रॉम पाम लीव्स, और इसके अलावा हम हाथ वाले पंखे देखते हैं ना, वो भी पाम लीव्स से बने हुए होते हैं। एंड शीट्स मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स, और शीट्स देखते हैं नीचे बिछाने की जो शीट्स होती हैं वो कोकोनट फाइबर्स की बनी हुई होती हैं। दीज थिंग्स आर स्ट्रॉन्ग एंड यूजफुल, और ये जो सभी चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और यूजफुल होती हैं। लैम्प शेड्स मेड फ्रॉम बैम्बू, और जो लैम्प शेड्स होते हैं ये बैम्बू से बने हुए होते हैं, एंड पाम लीव्स, और पाम की पत्तियों से बने हुए होते हैं। एंड शॉल्स मेड फ्रॉम कॉटन, सिल्क एंड वूल कैन बी सीन कॉमनली, और इसके साथ ही हम शॉल देखते हैं जो कि कॉटन से बने हुए होते हैं, सिल्क से बने हुए होते हैं,
वूल से बने हुए होते हैं, तो इन सबको भी हम कॉमनली देखते हैं। तो इस तरह से ये कुछ चीजें हैं जिन्हें कि हम घर पर या कहीं बाहर पर नेचुरल मटेरियल से बने हुए देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, अब देखिए पहली एक्टिविटी है, तो अब इसमें देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले है टेक 5 to 6 स्ट्रिप्स ऑफ ब्लू पेपर एंड टेप देम एट द टॉप ऑफ अ सरफेस। आपको ब्लू पेपर की 5 से 6 स्ट्रिप्स लेनी है। स्ट्रिप्स यानी कि इस तरह से आपको पेपर की कटिंग कर लेनी है, इतनी पतली पतली, तो जो 5 से 6 आपको लेनी है और उनके टॉप पर से आपको उनको टेप से चिपका देना है इस तरह से। सेकेंड है टेक अनदर सेट ऑफ येलो पेपर स्ट्रिप्स। अब आपको इसी तरह की एक दूसरा सेट लेना है जो कि येलो पेपर का होगा, जैसे कि ये स्ट्रिप्स हैं। तो इस तरह से आपको 2 स्ट्रिप्स लेनी है, एक तो ब्लू पेपर की और एक येलो पेपर की, और दोनों आपको 5 से 6 लेनी है। एंड वीव देम थ्रू ओवर अंडर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ही तरह की जो स्ट्रिप्स आपने ली हैं इनको आपको ऊपर नीचे इस तरह से इंटरलिंक्ड करते हुए इनको बुनना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए फिगर में दे रखा है कि पहले तो ये ब्लू कलर की स्ट्रिप्स ले ली, उसके बाद में येलो ले ली। तो अब ये जो ब्लू कलर की स्ट्रिप्स हैं इनको तो खड़ी वाली पोजीशन में रख दिया, यानी कि वर्टिकली रख दिया, और जो येलो वाली स्ट्रिप्स हैं उनको हम लेटने वाली पोजीशन में यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इनको एक के ऊपर से, दूसरी के नीचे से, तीसरी स्ट्रिप्स के ऊपर से और चौथी स्ट्रिप के नीचे से, इस तरह से हम इसको बुनते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो पहली स्ट्रिप ली इसको ब्लू वाली के नीचे से निकाला, दूसरी के ऊपर से निकाला, तीसरी के नीचे से निकाला, चौथी के ऊपर से निकाला। अब यदि इसमें एक और स्ट्रिप लग जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर से थी तो अगली वाली के नीचे से जाएगा, जैसे यहाँ पर है। इस तरह से इसको ओवर अंडर इस तरह से बुनते जाएंगे। इसी तरह से अब दूसरी स्ट्रिप ले ली येलो वाली, तो इसमें क्या करेंगे, जब पहली वाली येलो हमने नीचे से लगाई थी तो अब की बार इसको ऊपर से लगाएंगे। तो इसको ऊपर से लगा दिया, दूसरी के नीचे से निकालेंगे, तीसरी स्ट्रिप के ऊपर से निकालेंगे, चौथी के नीचे से, पांचवी के ऊपर से। इस तरह से हम तब तक बुनते जाएंगे जब तक कि हमारी जो स्ट्रिप की लंबाई है। उसके बाद में देखिए जो तीसरी वाली स्ट्रिप है उसमें हम क्या करेंगे, वह पैटर्न फॉलो करेंगे जो पहले नंबर वाली स्ट्रिप है, बिल्कुल उसके जैसे ही ये जो तीसरे नंबर वाली स्ट्रिप है वो बिल्कुल दोनों एक जैसे तरीके से बुनी जाएंगी। यानी कि इसमें भी जब नीचे है स्ट्रिप तो तीसरी वाली में भी स्ट्रिप नीचे की तरफ से लगी है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं ये जो स्ट्रिप्स है इनका पैटर्न बिल्कुल एक जैसा रहेगा, और जो दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं ये जो स्ट्रिप्स है इनका पैटर्न एक जैसा रहेगा। यानी कि जो इवन नंबर में जो स्ट्रिप्स है उनको एक जैसे तरीके से बुनेंगे हम, यानी कि वो ऊपर जा रही है तो ऊपर रखेंगे, नीचे जा रही है तो नीचे रखेंगे। और जो ऑड स्ट्रिप्स है उनका पैटर्न बिल्कुल एक जैसा रहेगा। यानी कि अब जो चौथी स्ट्रिप हम बुनेंगे वो बिल्कुल दूसरी वाली स्ट्रिप के जैसे बुनी जाएगी। थर्ड है कीप रिपीटिंग अंटिल यू गेट अ मैट। अब आपको ये जो वुवन का काम है, ये जो ओवर अंडर यानी कि बुनाई करना है, आपको इस तरह से इंटरलिंक करना है। ये काम आपको कब तक करना है, जब तक कि आपको एक मैट ना मिल जाए, आपको एक सिंगल शीट या सिंगल पेपर ना मिल जाए। यानी कि अब ये दोनों अलग अलग तरह की स्ट्रिप ना रह करके क्या बन गया, एक इस तरह से सिंगल पेपर, सिंगल शीट बन गई। फोर्थ है कैन यू यूज दिस मेथड टू मेक अ बास्केट। तो क्या आप इस मेथड को यूज करके एक बास्केट बना सकते हैं। तो यस, हम इस मेथड को यूज करके एक बास्केट बना सकते हैं, क्योंकि बास्केट बनाने में हम जिस भी तरह के मटेरियल को यूज कर रहे हैं उस मटेरियल को इसी तरह से स्ट्रिप्स में काट लेंगे, 2 सेट्स बना लेंगे उनको, और फिर उनको इसी तरह से आपस में इंटरलिंक करते हुए उनको बुनेंगे और फिर ये बास्केट या मैट बनती जाएगी। ट्राई यूजिंग मटेरियल्स अदर देन पेपर। अब आपको क्या करना है, दूसरे मटेरियल्स को यूज करके देखना है। अभी हमने पेपर से बनाई थी, जो शीट बनी है, जो मैट बनाई है वो किससे, पेपर शीट से बनाई है। अब आप पेपर के बजाय कोई दूसरे मटेरियल्स को यूज करिए, सच एज जैसे कि स्ट्रिंग्स, धागा आप यूज कर सकते हैं, रोप्स, रस्सी आप यूज कर सकते हैं, रिबन्स और रीड्स, और जो ड्राई स्टेम्स होते हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। उससे फिर आप देखिए क्या चीजें आप बना सकते हैं। तो इसमें देखिए ये कुशन कवर है, ये हम रिबन से, रोप से बना सकते हैं। इसी तरह से ये मसनद है, तो यहाँ पर देखिए ये रिबन से बनाया गया है, तो ये रिबन से बना सकते हैं। ये बास्केट है, तो बास्केट्स को हम रीड से बना सकते हैं, रोप से बना सकते हैं। तो इस तरह से इनमें वही सेम पैटर्न फॉलो होगा कि 2 तरह की स्ट्रिप्स हम काटेंगे और उनको फिर आपस में इंटरलिंक करते हुए बुनेंगे, और फिर ये मैट या फिर कोई भी मटेरियल हम बना सकते हैं। अब देखिए थिंक है,
What can you find in your classroom that is woven? आप अपनी क्लासरूम में क्या देखते हैं जो कि वुवन है, बुना हुआ है? ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो आप क्लास में पाते हैं कि ये बुना हुआ है? If we weave with threads instead of paper strips, अब यदि हम बुनाई का काम थ्रेड से करते, धागे से करते, पेपर स्ट्रिप्स की तुलना में, इट बिकम्स क्लोथ, तो ये क्या होता? क्लोथ बन जाता। यानी कि अभी तो हमारे पास में क्या बना? मैट बन गई। लेकिन अगर हम उन स्ट्रिप्स की बजाय, जो पेपर स्ट्रिप्स थी उनकी बजाय यदि हम थ्रेड्स को यूज करते तो क्या बनता? कपड़ा बन जाता। तो अब हमें बताना है कि हमको क्लासरूम में ऐसी क्या चीजें दिखती हैं जो कि वुवन है, बुनी हुई है। तो इसमें देखिए हम लिखेंगे कि इन माई क्लासरूम, मेरी क्लासरूम में, आई कैन फाइंड थिंग्स लाइक बास्केट्स और मैट्स दैट आर वुवन। तो मेरी क्लास में बास्केट्स और मैट्स जो होती हैं वो बुनी हुई है। द फैब्रिक यूज्ड इन स्कूल बैग्स, टेबल कवर्स एंड डेकोरेशन मटेरियल्स आर ऑल्सो वुवन। और जो फैब्रिक यूज किया गया है स्कूल बैग के अंदर, टेबल कवर्स के अंदर और जो डेकोरेटिव मटेरियल्स हैं उनके अंदर, वो सभी वुवन है, वो सभी बुने हुए हैं। देन वी वीव विद थ्रेड्स इंस्टेड ऑफ पेपर स्ट्रिप्स, it becomes cloth which is used to make different fabrics. अब देखिए एक्टिविटी नंबर 2 है, लुक एट अ पीस ऑफ क्लोथ थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आपको क्या करना है? कपड़े का एक पीस लेना है, एक टुकड़ा लेना है और उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है, और बाय यूजिंग जूम ऑन अ मोबाइल फोन कैमरा, या फिर मोबाइल में जो कैमरा होता है उसको आपको जूम करके उस जो पीस ऑफ क्लोथ है उसको देखना है। इट कुड बी अ शर्ट और समथिंग यू आर वियरिंग, या फिर ये कोई शर्ट या कोई टी शर्ट हो सकती है जो कि आपने पहन रखी है। कैन यू सी द अमेजिंग क्रिस क्रॉस पैटर्न? तो अब क्या आप इसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न को देखते हैं? तो देखिए इस तरह से कोई आप शर्ट या जो भी कुछ आपने पहन रखा है उसका एक पार्ट को लेंगे और उस पार्ट के ऊपर इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास को रख करके देखेंगे, तो आप क्या देखोगे कि आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये जो पैटर्न है थ्रेड्स का, ये दिखाई देगा। इस एक्टिविटी को आप घर पर जाकर के कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का पीस ऑफ क्लोथ आप लेंगे तो हर तरह के क्लोथ में आपको इस तरह का पैटर्न दिखेगा, जिसमें जो थ्रेड्स है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि क्रिस क्रॉस पैटर्न के अंदर अरेंज्ड आपको दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थ्रेड्स को इस तरह से क्रिस क्रॉस पैटर्न में या फिर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अरेंज करके फैब्रिक तैयार करते हैं, कपड़े को तैयार करते हैं। ट्रेडिशंस ऑफ वीविंग, बुनाई करने के तरीके, यानी कि किन किन तरीकों से बुनाई का काम, वीविंग का काम किया जाता है। पीपल इन इंडिया न्यू हाउ टू वीव इवन 4000 ईयर्स एगो। इंडिया में लोग 4000 साल पहले से भी जानते थे कि किस तरह से बुनाई की जाती है। ट्रेडिशनल वीविंग इज डन बाय हैंड ऑन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड लूम। और जो ट्रेडिशनल वीविंग है, यानी कि जो हमारी एंशिएंट वीविंग है, जो पुराने तरीके से वीविंग का काम किया जाता है, उसमें क्या होता है? इज डन बाय हैंड, वो हाथ के द्वारा की जाती है। ऑन एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, कॉल्ड लूम, जिसे कि लूम कहते हैं। द क्लोथ मेड दिस वे इज कॉल्ड द हैंडलूम फैब्रिक। और इस तरह से जो कपड़ा बन करके तैयार होता है उसे कहते हैं हैंडलूम फैब्रिक, क्योंकि इसमें हैंड का यूज होता है, लूम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बनता है, और इस तरह से फिर जो फैब्रिक या कपड़ा तैयार होता है उसे कहते हैं हैंडलूम फैब्रिक। इंडिया हैज सम ऑफ द बेस्ट हैंडलूम वीवर्स हु आर एक्सपर्ट्स एट देयर क्राफ्ट। और इंडिया में इस तरह के कुछ बेस्ट हैंडलूम वीवर्स हैं, मीन्स हाथ से काम करने वाले कुछ इस तरह के बुनकर हैं या कारीगर हैं जो कि अपने काम में, अपने क्राफ्ट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं। क्योंकि जब हाथ के थ्रू काम करते हैं तो उसमें क्या होता है? मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए इनको अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ता है। तो इस तरह के जो हैंडलूम वीवर्स हैं वो इंडिया में ऐसे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कि अपने काम में, अपने क्राफ्ट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, स्किल्ड हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो यहाँ पर देखिए ये आपकी नॉलेज के लिए है कि देयर आर मैनी हैंडलूम ट्रेडिशंस इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे हैंडलूम ट्रेडिशंस हैं, जिनकी हाथ के द्वारा जो बुनाई का काम किया जाता है उसके बहुत सारे तरीके इंडिया में प्रचलित हैं। ईच विद इट्स यूनिक टेक्निक एंड पैटर्न, और हर किसी की अपनी एक अलग तरह की टेक्निक है, अलग तरह का वहां पर पैटर्न यूज किया जाता है। लाइक जैसे कि कांजीवरम फ्रॉम तमिलनाडु, जैसे कि तमिलनाडु में जो हैंडलूम ट्रेडिशन है वो कौन सा है? कांजीवरम है। पश्मीना फ्रॉम कश्मीर, और कश्मीर में जो है वहाँ का पश्मीना है। एंड इकत फ्रॉम ओडिशा एंड गुजरात, और उड़ीसा और गुजरात की है इकत। तो इस तरह के कुछ हैंडलूम ट्रेडिशंस हैं जो कि इंडिया के अंदर फेमस है। वीविंग इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग क्लोथ्स,
वीविंग का काम या बुनाई का काम केवल कपड़ा बनाने का ही काम नहीं है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वर्क टू मैनी फैमिलीज। ये बहुत सारे परिवारों को वर्क भी प्रोवाइड करता है, उनको काम भी उपलब्ध कराता है, इनकी इससे बहुत सारे परिवारों को रोजगार मिलता है। एंड कीप्स आर ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइंस अलाइव। और हमारे जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, हमारी जो पुरानी दक्षताएं हैं और जो डिजाइन्स हैं उससे वे जिंदा रहती हैं। इनके इससे क्या होता है, इनमें जो बहुत सारे परिवार काम करते हैं तो इन परिवारों में जो फैमिलीज होती हैं वहां पर ये जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, ये जो डिजाइन्स हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती हैं। उससे क्या होता है कि जो नई पीढ़ी आती है उसको भी उन स्किल्स के बारे में, उन डिजाइन्स के बारे में पता रहता है। तो इस तरह से जो हमारी वीविंग को लेकर के जो कल्चर है वो जिंदा रहती है। और साथ में क्या होता है, जो फैमिलीज इसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं उनको काम मिलता है, उनको रोजगार मिलता है। दैट इज वाई वीविंग इज सो स्पेशल फॉर इंडिया। और इसी वजह से इंडिया के अंदर वीविंग का काम, बुनाई का काम है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर इट्स कल्चर एंड फॉर द पीपल हु डिपेंड ऑन इट फॉर देयर लिवलीहुड। दोनों ही तरीके से, एक तो इसके कल्चर के लिए, यानी कि किस तरह से ये इसकी कल्चर को जिंदा रखती है, और दूसरा क्या है, एंड फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए हु डिपेंड ऑन इट, जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वीविंग के काम के ऊपर निर्भर होते हैं, फॉर देयर लिवलीहुड, अपना जीवन चलाने के लिए, अपने डेली नीड्स को पूरा करने के लिए इस वीविंग के काम के ऊपर निर्भर रहते हैं। टेक्सटाइल मिल्स यूज मॉडर्न मशीन्स टू स्पिन थ्रेड एंड वीव क्लॉथ इन लार्ज क्वांटिटीज। टेक्सटाइल मिल्स में, यानी कि जो कपड़े की मिल्स होती हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पर मॉडर्न मशीन्स को, जो आधुनिक मशीन है, उनका यूज करते हैं टू स्पिन थ्रेड, थ्रेड को स्पिन करने के लिए, थ्रेड को काटने के लिए, एंड वीव और बुनने के लिए क्लॉथ, कपड़े को, इन लार्ज क्वांटिटीज, बहुत बड़ी मात्रा में। यानी कि जब कपड़ा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो फिर क्या करते हैं, टेक्सटाइल मिल्स वहां पर मॉडर्न मशीन्स को यूज करती हैं। और मॉडर्न मशीन्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में कपड़े को स्पिन किया जा सकता है, वीव किया जा सकता है, क्योंकि मशीन्स क्या करती हैं, इंसानों की तुलना में काम को बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स फास्टर करती हैं। और हैंडलूम्स में क्या होता है, जो काम होता है वो हाथों के द्वारा होता है, लोग उसमें काम करते हैं, तो काम उतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं निकलता है। अब देखिए नेक्स्ट, थ्रेड। थ्रेड मीन्स धागा। यानी कि अभी हमने क्या देखा कि ये जो कपड़ा बनता है वो किस तरह से थ्रेड्स को हम एक दूसरे के अंदर इंटरलॉक्ड करते हैं और कपड़ा तैयार हो जाता है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि जो थ्रेड है ये किस तरह से तैयार होता है, इसके बनने के पीछे क्या प्रोसेस है। We have seen how threads can be woven together to form a cloth. हमने देखा कि किस तरह से थ्रेड्स को आपस में वुवन करके, आपस में बुन करके कपड़े को तैयार करते हैं। बट हाउ आर थ्रेड्स मेड, लेकिन जो थ्रेड्स होते हैं, धागे होते हैं, वे किस तरह से बनते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि थ्रेड्स को किस तरह से बनाते हैं। एक्टिविटी नंबर 3, जिसमें देखिए क्या करना है, टेक अ बॉल ऑफ कॉटन, एक कॉटन की बॉल लेनी है, यानी कि रुई का आपको थोड़ा सा पार्ट लेना है, टुकड़ा लेना है, एंड जेंटली पुट इट आउट टू मेक अ स्ट्रैंड। और आपको इसको इतनी जेंटली, इतनी बारीकी से इसको खींचना है जिससे कि इसमें से एक स्ट्रैंड या एक धागा निकलने लगे। इस तरह से आपको इस कॉटन को, जो बॉल है उसमें से कॉटन को खींचना है। अब आपको क्या करना है, नाउ ट्राई ट्विस्टिंग द स्ट्रैंड स्लोली विद योर फिंगर्स। अब जो आपने ये स्ट्रैंड या जो धागा पतला सा निकाला है इस रुई में से, इसको आपको ट्विस्ट करना है अपनी फिंगर्स से, बहुत धीरे धीरे, यानी कि इस तरह से बाइंड करना है, इस तरह से रोल करना है अपनी फिंगर्स की हेल्प से। नोटिस हाउ इट बिकम्स स्ट्रोंगर। अब आप क्या देखेंगे कि ये जो स्ट्रैंड है, जो अभी बिल्कुल पतला सा था, बारीक सा था, जब हम इसको रोल करने लगते हैं, बाइंड करने लगते हैं, तो ये क्या है, स्ट्रोंगर होने लग जाता है, मजबूत होने लग जाता है। एज यू पुल इट इन अ स्पिन, जब हम इसको एक स्पिन के रूप में, यानी कि गोल गोल घुमाने लगते हैं, तो ये और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट है टेक अ पेंसिल। अब आप एक पेंसिल लीजिए। नाउ बाइंड योर कॉटन स्ट्रैंड ऑन टू योर पेंसिल। अब आपको अपने इस कॉटन स्ट्रैंड को पेंसिल के ऊपर लपेट देना है, यानी कि जैसे जैसे आपका कॉटन स्ट्रैंड इकट्ठा होता जाएगा, आप उसको पेंसिल के ऊपर लपेटते जाएंगे इस तरह से, बाय ट्विस्टिंग एंड एडिंग मोर कॉटन टू योर बॉल। और इस स्ट्रैंड को पहले आप ट्विस्ट करेंगे अपनी फिंगर्स की हेल्प से, फिर उसके बाद में इसमें जब कॉटन कम होने लगेगी तो आप इसमें और कॉटन ऐड कर देंगे और रुई जोड़ देंगे। फिर उस रुई में से इसी तरह से स्ट्रैंड्स आप खींचते जाएंगे, धागे आप निकालते जाएंगे। फिर उन धागों को अपनी उंगली पर इस तरह से गोल गोल रोल करते हुए, बाइंड करते हुए
ट्विस्ट करेंगे जिससे कि ये जो स्ट्रैंड है ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग थ्रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसे आप पेंसिल के ऊपर लपेट लेंगे। तो इस एक्टिविटी में ये बताया है कि किस तरह से जो कॉटन में से स्ट्रैंड निकाला है, जो बिल्कुल वीक होता है, पतला सा होता है, उसे यदि हम ट्विस्ट कर दें, रोल कर दें, बाइंड कर दें तो किस तरह से स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनता है, ये इस एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है। और यही सेम प्रोसेस जब चरखा से या स्पिनिंग व्हील से सूत काटते हैं, यानी कि वहां पर भी जब कॉटन से सूत काटा जाता है या धागा इकट्ठा किया जाता है तो सेम प्रोसेस चरखा में या स्पिनिंग व्हील में यूज की जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग कॉटन फाइबर्स टुगेदर टू मेक थ्रेड और यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो इस तरह से कॉटन फाइबर्स को ट्विस्ट करके, उनको आपस में बाइंड करके, उनको रोल करके थ्रेड या यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको स्पिनिंग कहा जाता है। तो स्पिनिंग या कताई, तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं उनको आपस में रोल कर दिया जाता है, उनको आपस में ट्विस्ट कर दिया जाता है जिससे कि वो स्ट्रांग हो जाते हैं और भी मजबूत हो जाते हैं और इस तरह से थ्रेड या यार्न बनता है। तो इस प्रोसेस को स्पिनिंग की प्रोसेस कहते हैं। अ चरखा और स्पिनिंग व्हील हेल्प्स टू स्पिन द थ्रेड फ्रॉम कॉटन जस्ट लाइक द पेंसिल डज। और इस प्रोसेस में देखिए जो चरखा या स्पिनिंग व्हील होता है वो क्या करता है, कॉटन में से थ्रेड को स्पिन करने में, यानी कि कॉटन से यदि हमें थ्रेड को या सूत को काटना है, कॉटन का थ्रेड निकालना है, उसका फाइबर निकालना है, तो उसमें चरखा या स्पिनिंग व्हील हेल्प करता है, जैसा कि पेंसिल हेल्प करती है। जैसा कि अभी हमने एक्टिविटी में देखा कि एक पेंसिल के थ्रू हम किस तरह से कॉटन की बॉल में से एक थ्रेड निकाल करके उसको फिर ट्विस्ट करके और एक पेंसिल के ऊपर रोल करते जाते हैं तो क्या बन जाता है, फिर वो थ्रेड बनता जाता है, थ्रेड इकट्ठा हो जाता है। तो इसी तरह से जब कॉटन में से हम थ्रेड को निकालते हैं, उसको स्पिन करते हैं, काटते हैं, तो इसमें चरखा या स्पिनिंग व्हील हेल्प करता है। दिस थिन हेयर लाइक थ्रेड यू गेट व्हेन अनट्विस्टिंग द कॉटन स्ट्रैंड इज कॉल्ड अ फाइबर। और यह बिल्कुल पतला सा हेयर लाइक थ्रेड होता है, बहुत बारीक, हेयर के जितना पतला होता है, और जब हम इसको अनट्विस्टेड रहता है, यानी कि इसको हम ट्विस्ट नहीं करते हैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से, या अनट्विस्टेड ही रहता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तब इस कॉटन स्ट्रैंड को कहते हैं फाइबर। और जब ये कॉटन स्ट्रैंड जो कि फाइबर है, जब हम इसको ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा रोल कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं, तब फिर ये फाइबर कहलाता है थ्रेड। तो इस तरह से अनट्विस्टेड थिन हेयर लाइक जो थ्रेड होता है उसे कहते हैं फाइबर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो ये देखिए आपकी नॉलेज के लिए है यहाँ पर। गांधी जी शोड अस हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अस टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। गांधी जी ने हमें ये बताया था कि सेल्फ सफिशिएंट होना, यानी कि आत्मनिर्भर होना, अपनी चीजों के लिए खुद के ऊपर ही डिपेंड होना, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होना, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को उन्होंने हमें बताया। नोइंग हाउ टू मेक आवर ओन क्लोथ बाय स्पिनिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन, कि कॉटन से किस तरह से हम अपने थ्रेड को स्पिन कर सकते हैं, इस बात को बता करके, यानी कि कपड़ा अगर बनाना है तो उसके लिए हम कॉटन में से किस तरह से थ्रेड को या जो धागा है उसको काट सकते हैं, सूत को हम काट सकते हैं, फिर उस सूत से क्या होगा, कपड़ा बनेंगे। तो इस तरह से सूत को काट करके हम किस तरह से कपड़ा बना सकते हैं, इस बात को बता करके। एंड वीविंग इट इनटू अ फैब्रिक, और फिर इस थ्रेड को हम वीव कर लें, इसको बुन लें, उससे क्या होगा, इनटू अ फैब्रिक, एक फैब्रिक बन जाएगा, कपड़ा बन जाएगा। बिकमिंग अ सिंबल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता के आंदोलन का ये एक चिन्ह बन गया था। एंड द पाथ टू बिकमिंग आत्मनिर्भर, और आत्मनिर्भर का ये रास्ता बनाया, एक रास्ता बना कि इसने आत्मनिर्भरता का लोगों को रास्ता दिखाया। द क्लोथ मेड दिस वे इज नोन एज खादी, और इस तरह से जो कपड़े बनाए गए थे वे कहलाते हैं खादी, खादी के वस्त्र कहलाते हैं। वी डू नॉट गेट फाइबर्स ओनली फ्रॉम कॉटन, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि कॉटन से हम किस तरह से थ्रेड को इकट्ठा करें, कॉटन से किस तरह से स्ट्रैंड को इकट्ठा करें, फाइबर को इकट्ठा करें, ये अभी तक हमने पढ़ा। तो केवल कॉटन से ही फाइबर्स नहीं मिलता है, देयर आर मैनी अदर्स नेचुरल सोर्सेज टू, इसके अलावा और भी कई नेचुरल सोर्सेज हैं, और भी कई प्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे कि हमें फाइबर्स मिलते हैं। नेचुरल फाइबर्स, तो देखिए वो नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं, यानी कि जो हमें नेचर से मिलते हैं, हमारी प्रकृति से मिलते हैं, ऐसे नेचुरल फाइबर्स और कौन कौन से हैं, बैम्बू, कॉटन, लिनन, वूल और सिल्क,
ये सभी नेचुरल फाइबर्स हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम द कोकून ऑफ अ स्मॉल इंसेक्ट कॉल्ड द सिल्क मॉथ। सिल्क जो कि एक फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, तो ये कहाँ से आता है? ये हमें मिलता है एक छोटे से इंसेक्ट से, एक छोटे से कीड़े से, जो कि कोकून होता है, और इस कीड़े का नाम होता है सिल्क मॉथ। तो सिल्क मॉथ जो कि एक बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, इसके ऊपर एक कोकून होता है, उससे हमें सिल्क मिलता है। द कोकून्स आर पुट इन हॉट वाटर। और ये किस तरह से उस कीड़े से हम कोकून को लेते हैं? तो इसमें क्या करते हैं, जो कोकून होता है उसको हॉट वाटर के अंदर डाल देते हैं। द सिल्क थ्रेड इज जेंटली पुल्ड आउट। तो उससे क्या होता है कि जो कोकून के अंदर जो इंसेक्ट होता है वो तो मर जाता है, और जो सिल्क थ्रेड होता है उसको बहुत जेंटली, बहुत केयरफुली उसको बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। एंड देन मेड इनटू थ्रेड, और फिर उससे थ्रेड बनाया जाता है। दैट इज यूज्ड टू मेक सिल्क फैब्रिक। और फिर इस जो थ्रेड है इससे क्या बनता है? सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है। इस तरह से जो सिल्क वॉर्म से सिल्क थ्रेड को निकाल करके फिर सिल्क फैब्रिक बनता है। ये पूरी प्रोसेस है। अभी हम इसे आगे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि किस तरह से कोकून से सिल्क मिलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, ये बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल दे रखा है, यानी कि जो सिल्क मॉथ होता है उसका ये लाइफ साइकिल है। तो इसमें क्या होता है कि जो सिल्क मॉथ होता है या जो इंसेक्ट है वो क्या करता है, लीव्स के ऊपर इस तरह से एग्स को ले करता है, अपने अंडे देता है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि 1 या 2 वीक के बाद में जब ये अंडे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो क्या होता है, इनकी सेकेंड स्टेज शुरू हो जाती है, जो कि प्यूपल या कैटरपिलर स्टेज होती है। तो इस तरह से ये ग्रोथ करते हैं और कैटरपिलर स्टेज में आ जाते हैं। अब क्या होता है, फिर ये थोड़ा और टाइम लेते हैं, और जो इनकी कैटरपिलर स्टेज होती है ये थोड़ी और डेवलप होती है, और ये अपने चारों तरफ अपनी बॉडी में से एक प्रोटीन लाइक सीक्रेशन को निकालते हैं, और अपनी चारों तरफ एक कवरिंग या लेयरिंग या एक कवच जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि इन्हें बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिलती है। और इस लेयर को या इस कवच को कहते हैं कोकून। कोकून के अंदर ये कैटरपिलर बिल्कुल सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, और इसके अंदर डेवलप करता रहता है। और जब ये इनफ डेवलप हो जाता है तब क्या होता है, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल यंग बटरफ्लाई बनने लग जाती है, तो ये कैटरपिलर क्या करता है, इस कोकून को तोड़ देता है और इसमें से बाहर निकल आता है और एक यंग बटरफ्लाई बन जाती है। इस तरह से ये इसकी पूरी लाइफ प्रोसेस है। लेकिन क्या करते हैं, जब सिल्क बनाना होता है तो जो सेरीकल्चर का प्रोडक्शन का जो काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कैटरपिलर स्टेज जब आती है तब ये क्या करते हैं, कैटरपिलर को जो कि अपने चारों तरफ कोकून बना चुका होता है, तो ये इस कोकून को बॉइलिंग वाटर के अंदर, उबलते हुए पानी के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो कैटरपिलर होता है वो तो मर जाता है, और इनके ऊपर जो कोकून होता है, कोकून क्या है, ये सिल्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको ये बहुत जेंटली बाहर निकाल लेते हैं, और फिर उसमें उसकी साफ सफाई करके उससे थ्रेड बनाते हैं, जिससे कि फिर सिल्क का कपड़ा बनता है। तो इस तरह से जो सेरीकल्चर का काम करते हैं, जो सिल्क पालन का काम करते हैं, वे इस तरह से कैटरपिलर से या कोकून से सिल्क को इकट्ठा करते हैं। अब देखिए सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग आर्टिफिशियल मटेरियल्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़े थे, नेचुरल फाइबर्स जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। अब है दूसरे टाइप के फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं, और उसमें कुछ आर्टिफिशियल जो मटेरियल्स होते हैं उनका यूज करके इन फाइबर्स को बनाया जाता है। वी ऑल यूज थिंग्स मेड फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो हम जो चीजें यूज करते हैं वे या तो नेचुरल फाइबर से बनी हुई होती हैं या फिर वे सिंथेटिक फाइबर से बनी हुई होती हैं। तो इस तरह से दोनों फाइबर से बनी हुई चीजों को हम यूज करते हैं। अब देखिए हम सिंथेटिक फाइबर्स में देखते हैं कि कौन कौन से फाइबर्स हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं या फिर जो मैन मेड फाइबर्स हैं। तो इसमें है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर और टेरिलिन। ये सभी क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। अब देखिए एक्टिविटी नंबर 4 है, लुक एट सम क्लोथ्स, बैग्स और अदर थिंग्स यू यूज एवरी डे। तो आप क्लोथ्स को, बैग्स को या कोई दूसरी चीजें हैं जिन्हें कि आप डेली यूज करते हैं उनको देखिए। लिस्ट सम ऑफ द मटेरियल्स दैट यू हैव यूज्ड, और कुछ मटेरियल्स की आप लिस्ट बनाइए जिन्हें कि आपने यूज किया है। आर दे मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स, क्या ये नेचुरल या फिर सिंथेटिक फाइबर से बने हुए हैं।
देन राइट वन थिंग यू लाइक अबाउट इट इन द टेबल बिलो, और तब फिर आप इस आइटम के बारे में कोई एक अच्छी चीज लिखिए जो कि आपको पसंद है। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में हमें क्या करना है, एक आइटम का नाम लिखना है। उसके बाद में आपको ये बताना है कि वह आइटम नेचुरल है या सिंथेटिक है, यानी कि किस तरह के फाइबर से यह आइटम बना हुआ है। उसके बाद में आपको लिखना है व्हाट आई लाइक अबाउट इट, इस आइटम के बारे में मुझे क्या पसंद है, यह आपको लिखना है। तो अब देखिए हम इस टेबल को किस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इसमें देखिए आइटम में हम स्कूल बैग का नाम लिख देंगे। उसके बाद में जो स्कूल बैग है ये किस तरह के फाइबर से बना हुआ है, सिंथेटिक फाइबर से, और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो क्या है, पॉलिस्टर और नायलॉन। अब इस बैग के बारे में मुझे क्या चीज अच्छी लगती है, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड कैरीज ऑल माई बुक्स, ये स्ट्रॉन्ग है और ये इसमें मेरी सारी किताबें आ जाती हैं, ये बात मुझे मेरी बैग की अच्छी लगती है। इसी तरह से है नेक्स्ट आइटम सॉक्स। तो सॉक्स में देखिए फाइबर्स कॉटन के भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं, जिसमें कि ये नायलॉन के भी होते हैं। और इनके बारे में मुझे क्या अच्छा लगता है सॉक्स के बारे में, दे प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट, ये हमारे पैरों को डस्ट और डर्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये बात मुझे अच्छी लगती है। नेक्स्ट है आइटम शर्ट। तो इसमें देखिए जो फाइबर है वो क्या है, कॉटन, कॉटन फाइबर से बनी हुई है, तो नेचुरल फाइबर है। और इसके बारे में व्हाट आई लाइक अबाउट इट, इसके बारे में मुझे क्या पसंद है, इट इज सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल टू वियर, ये सॉफ्ट है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। इसी तरह से आइटम है बेडशीट। तो अब देखिए बेडशीट है ये नेचुरल फाइबर में आएगी, कॉटन है इसमें नेचुरल फाइबर। और इसके बारे में मुझे क्या अच्छा लगता है, इट फील्स सॉफ्ट एंड हेल्प अस स्लीप बेटर, ये बहुत सॉफ्ट फील होती है और सोने में बहुत अच्छी मदद करती है, इस पे अच्छी नींद आती है। तो इसी तरह से इसमें और भी आइटम्स आप जोड़ सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि वो किस तरह के फाइबर से बने हुए हैं, अगर वो नेचुरल से बना है तो नेचुरल वाले कॉलम में, अगर सिंथेटिक से बना है तो सिंथेटिक के बारे में, और उसके बारे में आपको क्या चीज अच्छी लगती है वो आप इस कॉलम में लिख देंगे। इस तरह से आप इस टेबल को और भी बड़ा कर सकते हैं। क्राफ्टिंग विद निडल एंड थ्रेड। अब निडल यानी कि सुई और थ्रेड यानी धागे का यूज करते हुए क्राफ्टिंग करना, चीजों को बनाना। नेचर इज फुल ऑफ अमेजिंग थिंग्स, नेचर या हमारी जो प्रकृति है वो अमेजिंग थिंग्स से यानी कि एक्साइटिंग चीजों से, या जो हमें सरप्राइज कर दे इस तरह की चीजों से भरी हुई है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट देयर इज अ टिनी लिटिल ग्रीन बर्ड दैट स्टिचेज इट्स ओन नेस्ट, कि एक छोटी सी ग्रीन कलर की वर्ड होती है जो कि अपने नेस्ट को खुद ही स्टिच करती है, खुद ही सिलती है, इट इज द टेलर बर्ड। और जो लिटिल ग्रीन वर्ड है वो क्या है, टेलर वर्ड है, दर्जी चिड़िया है। विद इट्स बीक, अपनी चोंच से, इट सीव्स द एजेस ऑफ ए बिग लीफ टुगेदर, तो ये एक बड़ी सी लीफ को साथ में करके उसके किनारों को सिलती है, बाय यूजिंग प्लांट फाइबर्स और स्पाइडर सिल्क। और इसके लिए क्या यूज करती है, थ्रेड किसका बनाती है, ये प्लांट फाइबर्स का, प्लांट्स में जो छोटे छोटे रेशे निकले हुए होते हैं उनका, या फिर जो स्पाइडर इनके ऊपर वेब बना लेती है, जाला बना लेती है, तो उनके सिल्क को यूज करते हुए ये छोटी सी ग्रीन वर्ड इन लीफ को आपस में जोड़ करके और प्लांट फाइबर्स और स्पाइडर सिल्क का यूज करते हुए अपने नेस्ट को सिलती है। इट पोक्स होल्स अलोंग द एजेस ऑफ द लीफ, और ये क्या करती है, लीफ के जो किनारे हैं उनके ऊपर होल्स कर देती है, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर दे रखी है। तो इस तरह से लीफ को फोल्ड करके और इसके जो किनारे होते हैं उनको आपस में सिल देती है, और इन किनारों के ऊपर इस तरह से होल्स बना देती है। एंड पुल्स द थ्रेड थ्रू इट्स बीक, और अपनी चोंच की हेल्प से क्या करती है, उसमें धागा डालती है, यानी कि एक बार धागा डालती है फिर धागे को बाहर निकालती है। लाइक हाउ टेलर्स यूज अ क्लोथ विद अ निडल एंड थ्रेड टू मेक अ स्लीव, एक स्लीव बनाने के लिए, एक बाजू या आस्तीन बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनाया है टेलर वर्ड ने, ये कैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, बिल्कुल जैसे कि हम हमारी स्लीव्स आस्तीन या बाजू बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का ये शेप बना है। तो स्लीव बनाने के लिए टेलर क्या करता है, स्लीव की दोनों साइड को फोल्ड करता है और उनमें फिर सिलाई कर देता है। और इसी तरह से टेलर वर्ड ने भी क्या करा, इस लीफ को फोल्ड करा, दोनों तरफ इसके होल करे और प्लांट फाइबर से या सिल्क थ्रेड से इसको सिल दिया। It pads up this green sleeve to make a soft and safe nest to lay its eggs and raise its babies. यानी कि टेलर बर्ड का जो नेस्ट बनता है वो स्लीव के जैसा होता है, एक स्लीव के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो ग्रीन स्लीव होता है इसको ये पैड्स अप करती है, यानी कि इसको ये और गद्देदार बनाती है,
टू मेक अ सॉफ्ट एंड सेफ नेस्ट, इसको सॉफ्ट और सेफ नेस्ट बनाने के लिए इस ग्रीन स्लीप को, इस ग्रीन कवर को या फिर अपने नेस्ट को वो पैड्स अप करती है, इसको गद्देदार बनाती है। टू ले इट्स एग, जहाँ पर कि ये अपने अंडे देती है। एंड रेज इट्स बेबीज, और अपने बेबीज को, अपने बच्चों को बड़ा करती है। अब एक्टिविटी नंबर 5, इन स्मॉल ग्रुप्स कलेक्ट फ्रेश लीव्स ऑफ पलाश, टीक, जैकफ्रूट और सिमिलर ब्रॉड लीव्स। अब आपको क्या करना है, छोटे छोटे ग्रुप्स में इकट्ठे होकर के फ्रेश लीव्स को कलेक्ट करना है, जो कि पलाश की, टीक की, जैकफ्रूट की या फिर कोई भी प्लांट जिसकी की ब्रॉड लीव्स हो, चौड़ी पत्तियां हो, वो आपको कलेक्ट करनी है। इफ लीव्स आर नॉट अवेलेबल ट्राई यूजिंग पेपर, और यदि अभी आपको पत्तियां नहीं मिलती हैं तो आप क्या करेंगे, पेपर का यूज करेंगे। ऑल्सो कलेक्ट सम स्मॉल ट्विक्स लाइक टूथपिक्स, और आपको कुछ छोटी छोटी ट्विक्स यानी कि जो तिनके होते हैं, सूखे डंडे, पतली पतली, वो आपको इकट्ठी करनी है जैसे कि टूथपिक्स होती है, ये भी आपको लेनी है। नाउ यूजिंग द लीव्स और पीसेज ऑफ पेपर एंड द टूथपिक्स पिन देम टुगेदर टू क्रिएट अ प्लेट और अ स्पून। अब आपको क्या करना है, अगर आपने लीव्स ली हैं या आपने पेपर ऑफ पीसेज लिए हैं, कागज के टुकड़े लिए हैं, और टूथपिक्स को या फिर ट्विक्स को, इनसे आपको इस तरह से इनको जोड़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए ये लीव्स हैं, तो इन लीव्स को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जमाते हुए चलना है जिससे कि एक डिश या प्लेट बन जाए, जैसे कि यहाँ पर बनाई है, जैसे कि हम पत्तल भी कहते हैं। तो इनको क्या करेंगे, ट्विक्स से या टूथपिक से आपस में जोड़ते हुए जाना है, इनको पिन अप करते जाना है जिससे कि ये खुलेगी नहीं और एक प्लेट बन जाएगी। और आपको एक स्पून बनानी है, उसमें क्या करेंगे, एक बड़ी सी लीफ लेंगे और उसका जो आगे का टिप है उसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर एक टूथपिक लगा देंगे जिससे कि ये खुलेगी नहीं। तो ये क्या है, एक स्पून के जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस तरह से लीफ से या पेपर से आप एक प्लेट या एक स्पून आराम से बना सकते हैं। ये आपको एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी 6, हैव यू एवर ट्राइड स्टिचिंग, तो क्या आपने कभी स्टिचिंग यानी कि सिलाई करने की कोशिश की है। यू विल नीड अ निडल एंड थ्रेड टू स्टिच अ पीस ऑफ फैब्रिक टुगेदर, तो इसके लिए आपको एक निडल की यानी कि एक सुई की और धागे की जरूरत होगी। इन फैब्रिक्स को या पीस ऑफ फैब्रिक यानी कि कपड़े के टुकड़ों को आपस में स्टिच करने के लिए, सिलाई करने के लिए आपको निडल की और थ्रेड की जरूरत होगी। कैन यू फिक्स अ टीयर और सीव अ बटन, क्या आप कोई चीज फट जाती है या फिर कोई बटन आपका टूट जाता है तो क्या आप इनको फिक्स कर सकते हैं, इनको लगा सकते हैं, इनको सिल सकते हैं। लेट अस लर्न सिंपल स्टिचिंग, तो चलिए एक सिंपल सी स्टिचिंग को सीखते हैं कि किस तरह से सिलाई का काम करते हैं। अब है थिंक, हैव यू एवर सीन समवन स्टिचिंग एट होम और इन योर नेबरहुड, तो क्या आपने अपने घर पर या आपके पड़ोस में किसी को स्टिचिंग करते हुए, किसी को सिलाई करते हुए देखा है। व्हाट वर दे मेकिंग और फिक्सिंग, वे क्या बना रहे हैं या फिर कि वे क्या फिक्स कर रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं। सेकेंड है लुक एट योर शर्ट और स्कूल बैग, अपनी शर्ट को या फिर अपने स्कूल के बैग को देखिए। कैन यू फाइंड वेयर द पीसेज हैव बीन स्टिच्ड टुगेदर, तो क्या आप पता कर सकते हैं कि ये जो पीसेज हैं यानी कि जो कटिंग्स को लगा करके आपस में जोड़ करके बैग्स को, शर्ट को या कोई भी ड्रेस मटेरियल बनाते हैं, तो उस पीसेज को या उस जगह को आप पता कर सकते हैं जहां से कि ये आपस में एक दूसरे से सिले हुए हैं, एक दूसरे से स्टिच्ड हैं। तो अब देखिए थिंक में फर्स्ट का आंसर है क्वेश्चन का कि क्या आपने अपने घर पर या आपके पड़ोस में किसी को सिलाई करते हुए देखा है। तो यस, आई हैव सीन माई मदर एंड माई नेबर स्टिचिंग मैनी टाइम्स, तो हाँ मैंने मेरी मदर को और मेरे जो पड़ोसी हैं उनको कई बार स्टिच करते हुए देखा है। आई हैव सीन देम मेक वेजिटेबल बैग्स, और मैंने उन्हें क्या बनाते हुए देखा है कि वो वेजिटेबल्स के बैग सिलते हुए देखा है। स्विंग अ बटन ऑन अ शर्ट, एक शर्ट के ऊपर बटन टांगते हुए देखा है। एंड मेंड अ टीयर इन अ क्लोथ, और जो कपड़ा है उसका फटा हुआ जो हिस्सा है उसको सिलते हुए देखा है। इसी तरह से थिंक में दूसरा क्वेश्चन है कि शर्ट या जो स्कूल बैग है वो जहां से जॉइंट होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो उस जगह को आपने देखा है कि वो कहाँ, किस जगह से स्टिच है, किस तरह से आपस में सिले हुए हैं। तो इसके आंसर में देखिए हम लिखेंगे कि व्हेन आई लुक एट माई शर्ट और स्कूल बैग, तो जब मैंने मेरी शर्ट को और स्कूल बैग को देखा, आई कैन सी द स्टिचेस वेयर डिफरेंट पीसेज ऑफ क्लोथ आर जॉइंट टुगेदर, तो मैं देख सकता हूँ कि अलग अलग तरह के कपड़े के पीसेस हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, तो उस जगह को मैं देख सकता हूँ। द स्टिचेस आर अलोंग द एजेस ऑफ द स्लीव्स,
तो जब मैंने शर्ट को देखा तो क्या देखा कि जो स्लीव्स के किनारे हैं उस पे पूरी पे सिलाई लगी हुई है। एंड ऑन द सीम ऑफ द बैग, इसी तरह से जो बैग है उसके भी किनारों पर सिलाई लगी हुई है। दीज स्टिचेस कीप द क्लोथ्स एंड बैग स्ट्रॉन्ग, और ये जो सिलाई है ये कपड़ों को या फिर जो बैग है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। एंड हेल्प देम स्टे इन शेप, और इससे क्या है एक शेप में बने रहते हैं और पहनने में इजी होते हैं। अब देखिए एक्टिविटी नंबर 7। तो सिंपल स्टिचिंग किस तरह से होती है इसे हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। लेट अस बिगिन बाय लर्निंग द बेसिक रनिंग स्टिच। तो अब चलिए जो बिल्कुल बेसिक किस तरह से एक रनिंग स्टिच होती है, एक सीधी लाइन में जो सिलाई होती है वो किस तरह की होती है, इसको हम सीखना शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड थ्रू अ निडल। एक सुई में डला हुआ आपको इस तरह से पीस ऑफ थ्रेड लेना है, धागे का एक टुकड़ा लेना है जो कि निडल में डला हुआ है, सुई में डला हुआ है इस तरह से। टाई अ नॉट एट द वन एंड ऑफ द थ्रेड, और इस थ्रेड को सुई में डालने के बाद में क्या करना है, इसके एक एंड के ऊपर हमें गांठ लगा देनी है, नॉट बना देनी है। नेक्स्ट क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम द बैक ऑफ द क्लोथ। अब हम क्लोथ के बिल्कुल बैक साइड से यानी कि बिल्कुल लास्ट से शुरू करते हैं। ब्रिंग द निडल अप एट पॉइंट ए। अब जैसे यहाँ पे है ये बिल्कुल लास्ट है क्लोथ का, तो यहाँ से शुरू करेंगे। ब्रिंग द निडल अप एट पॉइंट ए, पॉइंट ए के ऊपर निडल को ऊपर रखते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, पुश द निडल डाउन एट पॉइंट बी, यानी कि थोड़ा आगे बढ़ करके जब यहाँ पर आ जाएंगे तो इस निडल को हमें अंदर डालना है, नीचे करना है। तो पॉइंट बी के ऊपर, ए में तो ऊपर है निडल, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हुआ इतना स्पेस छोड़ करके अब यहाँ से हम निडल को अंदर डालेंगे, कपड़े के अंदर डालेंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, ब्रिंग इट अप एट पॉइंट सी। अब देखिए थोड़ा सा स्पेस दे करके यहाँ पर ये पॉइंट सी है, तो नीचे से इस सुई को इतना जगह छोड़ करके सी के ऊपर से ऊपर निकालेंगे, यानी कि अब जो निडल का जो सिर है उसको बाहर की तरफ निकालेंगे, सी पॉइंट के ऊपर की तरफ लेकर के आएंगे। देन डाउन एट पॉइंट डी, उसके बाद में इतना स्पेस छोड़ेंगे और जो निडल है उसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि कपड़े के अंदर डालेंगे। आगे देखिए क्या है, कीप गोइंग अप डाउन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि क्या करना है, अब देखिए अब जब सी पॉइंट पे अंदर चला गया तो डी पॉइंट पे इतना स्पेस छोड़ करके इस सुई को ऊपर की तरफ बाहर निकालेंगे, तो ये पॉइंट डी हो गया। अब क्या करेंगे, डी पॉइंट से थोड़ा सा इतना स्पेस छोड़ेंगे और सुई को कपड़े के अंदर डालेंगे यहां से। अब सुई अंदर चले गए, उसके बाद में क्या करेंगे, नीचे से सुई को इतना स्पेस छोड़ करके फिर उसे बाहर की तरफ निकालेंगे, फिर इतना स्पेस छोड़ देंगे, फिर सुई को यहां से अंदर डालेंगे और फिर इतना स्पेस छोड़ करके सुई को वापस नीचे से ऊपर की तरफ लेके आएंगे। तो इस तरह से ये एक सीधी लाइन में पैटर्न बनता जाएगा, इस तरह से सिलाई होती जाएगी। तो ये क्या है, ये एक रनिंग स्टिच मेथड है, एक सीधी लाइन में इस तरह से सिलाई की जाती है। दिस इज कॉल्ड अ रनिंग स्टिच, इसे कहते हैं एक सीधी लाइन में स्टिच करना, सीधी लाइन में सिलाई करना। अब एक्टिविटी 8, स्टिचिंग क्लोथ्स टुगेदर, आपस में कपड़ों को स्टिच करना, सिलना। तो अब देखिए हमने एक बेसिक रनिंग स्टिच सीखी थी कि किस तरह से एक सीधी लाइन में सिलाई करते हैं। अब देखिए यदि दो कपड़ों को आपस में सिलना है तो उसको हम किस तरह से सिलेंगे। नाउ लेट अस यूज दिस स्टिच टू ब्रिंग टू पीसेज ऑफ क्लॉथ टुगेदर। अब हम इस स्टिच का यूज करते हुए क्या करेंगे, दो कपड़े के टुकड़े हैं उन्हें आपस में जोड़ने के लिए, उन्हें आपस में सिलने के लिए इसका यूज करेंगे। तो किस तरह से सिलेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, कलेक्ट स्मॉल क्लोथ्स पीसेज लेफ्ट ओवर एट अ टेलर शॉप और सम पीसेज ऑफ ओल्ड क्लोथ्स। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े जो टेलर की दुकान पर उसके बच जाते हैं कपड़ों की कटिंग्स में से, वो आपको कलेक्ट करने हैं, या फिर जो घर पर पुराने कपड़े के टुकड़े रहते हैं वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ आपको स्मॉल पीसेज ऑफ क्लोथ्स लेने हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, ले वन पीस ऑफ क्लोथ फ्लैट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर आपको एक कपड़े के टुकड़े को बिछा देना है। प्लेस द सेकेंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन टॉप ऑफ इट, और इसके ऊपर अब आपको दूसरा जो कपड़ा है उसको बिछा देना है। स्लाइटली ओवरलैपिंग इट, और ये पूरी तरह से एक दूसरे को ओवरलैप कराए, यानी कि जो दूसरा कपड़ा बिछाया है वो पहले वाले कपड़े को अच्छी तरह से ढक ले। अब देखिए क्या करना है, नाउ यूज अ निडल एंड थ्रेड टू डू अ सिंपल रनिंग स्टिच टू जॉइन देम टुगेदर। अब आपको निडल और थ्रेड को यूज करना है और उसमें बिल्कुल सिंपल रनिंग स्टिच
करते हुए आपको एक दूसरे को जोड़ना है, उनको आपस में सिलना है। फोर्थ है ऐड मोर पीसेस टू क्रिएट अ टेबल क्लॉथ। अब आप उसमें और भी पीसेस जोड़ सकते हैं जिससे कि एक टेबल का क्लॉथ बन जाए, मैट बनाने के लिए, कोस्टर बनाने के लिए, क्लीनिंग क्लॉथ सफाई का कपड़ा बनाने के लिए, और एनी मटेरियल ऑफ योर इंटरेस्ट, या फिर आपका जो भी पसंद का है आप उस तरह का कोई मटेरियल बना सकते हैं। यानी कि दो कपड़ों को जोड़ने के बाद आप इस तरह से उसमें और भी दो कपड़े जोड़ सकते हैं, और उसमें आप और भी कई चीजें ऐड कर सकते हैं जिससे कि आप जो चीज बनाना चाह रहे हैं वो आपके इंटरेस्ट की चीज उससे बन जाएगी। तो इस तरह से आप उसमें कितने भी पीसेज ऐड कर सकते हैं। वेयर एल्स कैन वी यूज रनिंग स्टिचेस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम इस तरह की जो रनिंग स्टिचेस होती हैं, जो एक सीधी लाइन में जो सिलाई होती है, इसका हम और कहाँ पर यूज कर सकते हैं। और दूसरा है कि इफ वन थ्रेड ब्रेक्स इन योर स्टिचिंग, यदि सिलाई करते समय एक थ्रेड टूट जाता है, What do you think will happen to the rest of the stitches? तो जो बाकी की सिलाई है उसका क्या होगा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। तो देखिए हम इनका आंसर देखें कि पहला है कि जो रनिंग स्टिचेज हैं ये हम डेली लाइफ में और कहाँ पर यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज रनिंग स्टिचेज इन मैनी वेज इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम इस रनिंग स्टिचेज को, इस जो सीधी लाइन में जो सिलाई है, इसको कई सारी तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी यूज रनिंग स्टिचेज टू सीव क्लोथ्स, जैसे कि कपड़ों को सिलने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। फिक्स टॉर्न फैब्रिक, कोई कपड़ा अगर फट जाए तो उसमें यूज कर सकते हैं। सीव बटन्स, बटन्स को टांकने में। एंड इवन मेक थिंग्स लाइक बैग्स और मैट्स, और चीजें जैसे कि बैग बनाना हो या मैट बनाना हो, उसमें भी इस रनिंग स्टिचेस को हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है कि यदि एक धागा टूट जाए तो आप बाकी की जो सिलाई है उसका क्या होगा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। आंसर है इफ वन थ्रेड ब्रेक्स इन आर स्टिचिंग, यदि सिलाई करते समय एक धागा टूट जाता है, द रेस्ट ऑफ द स्टिचेस में ओपन अप, तो जो बाकी की जो सिलाई है वो भी खुल सकती है। बिकॉज द थ्रेड होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर, क्योंकि जो धागा होता है वो हर चीज को आपस में जोड़ करके रखता है, उसको होल्ड करके रखता है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टिच केयरफुली, इसलिए जब सिलाई करते हैं तो ये ध्यान रखना होता है। एंड मेक श्योर द थ्रेड इज स्ट्रॉन्ग, और ये भी ध्यान रखना होता है कि जो थ्रेड हम यूज कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, वो इस तरह से टूटने वाला ना हो। स्टिच एंड डेकोरेट, यानी कि स्टिच करना, सिलाई करना और डेकोरेट करना, यानी कि जो चीज भी हम स्टिच कर रहे हैं, जो सिलाई कर रहे हैं, फिर उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए उसको डेकोरेट करना अलग अलग तरीके से। Did you know that in different parts of India, people use many different kinds of stitches? तो क्या आप जानते हैं कि भारत में अलग अलग जगह पर, अलग अलग भागों में जो लोग हैं वे अलग अलग टाइप की स्टिचेस को, अलग अलग टाइप की सिलाई को यूज करते हैं। नॉट जस्ट टू जॉइन क्लोथ्स, केवल कपड़ों को जोड़ने के लिए ही नहीं, यानी कि कपड़ों को सिलने के लिए ही नहीं, बट टू डेकोरेट इट ब्यूटीफुली टू, बल्कि इन सिले हुए कपड़ों को और भी सुंदर तरीके से डेकोरेट करने के लिए, उन्हें अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी वो अलग अलग टाइप की स्टिचेस को यूज करते हैं। ईच स्टिच टेल्स अस अ स्टोरी ऑफ अ प्लेस, और हर जो स्टिच है, हर जो सिलाई है, वो हमें बताती है उस जगह की स्टोरी को, उस जगह की कहानी को। पीपल, वहाँ के लोगों के बारे में। एंड देयर ट्रेडिशंस, और उनकी जो ट्रेडिशंस है, उनका जो कल्चर है वो किस तरह का है, इसके बारे में भी वहाँ की, उस जगह की, उस एरिया की जो स्टिचिंग है वो हमें बताती है। ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया एंड देयर ओरिजिन, भारत की जो ट्रेडिशनल, यानी कि जो पुराने समय से चली आ रही एम्ब्रॉयडरी हैं, उनके बारे में, और वो किस तरह से ओरिजिनेट हुई है, उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है, किस तरह से उनकी बिगनिंग हुई है, उनकी स्टोरी क्या है, इसके बारे में यहाँ पर बताया है। जैसे नंबर 1 है चिकन और चिकनकारी, ये एम्ब्रॉयडरी का एक टाइप है, और इसका देखिए ओरिजिन है ओरिजिनेटेड फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश। सेकंड है बंजारा, ओरिजिनेटेड फ्रॉम राजस्थान, और ये राजस्थान से शुरू हुई है, इसकी जो बिगिनिंग है वो राजस्थान में हुई है। और जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं कि इस तरह की एम्ब्रॉयडरी या इस तरह का डेकोरेशन कपड़ों के ऊपर इसमें किया जाता है बंजारा एम्ब्रॉयडरी के अंदर। अब देखिए नंबर 3 पर कांथा, एम्ब्रॉयडरी का ये टाइप है कांथा, और इस तरह की इसमें डिजाइन्स होती हैं। और इसका देखिए ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईस्ट इंडियन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड त्रिपुरा। इस तरह से जो वेस्ट स्टेट्स हैं उनसे ये ओरिजिन हुई है, इसका ओरिजिन है। और कांथा ये एक
एम्ब्रॉयडरी का टाइप है। नेक्स्ट है गोटा। जो गोटा पत्ती का काम होता है, इस तरह से इसकी डिजाइनिंग होती है, एम्ब्रॉयडरी होती है। और ये देखिए ओरिजिनेटेड फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से इसका ओरिजिन हुआ है, इसकी बिगनिंग हुई है। इसी तरह से नंबर 5 पर है देखिए फुलकारी, यानी कि इस तरह से इसमें फ्लावर्स बना दिए जाते हैं, फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी की जाती है। और इसका जो ओरिजिन है वो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजाब, पंजाब से इसका ओरिजिन हुआ है, इसकी बिगनिंग हुई है। नेक्स्ट है देखिए 6 नंबर पर तोड़ा। इसका ओरिजिन है ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये एम्ब्रॉयडरी की जो परंपरा है यहाँ से शुरू हुई है और इस तरह की इसमें डिजाइनिंग की जाती है। नेक्स्ट है 7 नंबर पर काश्मीरी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम कश्मीर, ये कश्मीर से ओरिजिन हुई है और काश्मीरी की ये है एम्ब्रॉयडरी, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी कपड़ों पर की जाती है। नेक्स्ट है 8 नंबर पर खेंच एम्ब्रॉयडरी और इसका जो ओरिजिन है वो है ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेघालय, मेघालय से इसका ओरिजिन है, इसकी बिगनिंग है और इस तरह से कपड़ों पर ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की जो एम्ब्रॉयडरी है, जो डेकोरेशंस है, इनसे क्या होता है जो सिले हुए कपड़े हैं उनको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव, उनको और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए इनका यूज करते हैं। रिसाइकल, रिसाइकल मीन्स फिर से चीजों को बनाना। पीपल इन आवर कंट्री रेयरली थ्रो क्लोथ्स, हमारे देश में जो लोग हैं वो बहुत मुश्किल से ही कपड़ों को फेंकते हैं। इफ द क्लोथ्स नो लॉन्गर फिट अस, यदि कपड़े बहुत ज्यादा समय तक हमारे फिट नहीं आ रहे हैं, वी यूजुअली गिव देम ओवर टू अ यंगर सिबलिंग्स, तो हम क्या करते हैं जो हमारे छोटे भाई बहन हैं यूजुअली हम उनको दे देते हैं। और टू एनीवन हु कैन यूज देम, या फिर किसी ऐसे को दे देते हैं जो कि उन्हें यूज कर सके। समटाइम्स एन एल्डर में मेक समथिंग्स एल्स फ्रॉम इट, और कभी कभी जो हमारे बड़े हैं वो उनसे कोई चीज भी बना लेते हैं, यानी कि कोई कपड़ा है उससे यूज करके कोई भी और दूसरा यूजफुल आइटम से बना लेते हैं। देयर इज ऑल्सो एन ओल्ड ट्रेडिशन इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में, हमारे देश में एक और पुरानी परंपरा है ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल क्विल्ट्स बाय जॉइनिंग स्मॉल पीसेस टुगेदर, कि बहुत सुंदर सुंदर क्विल्ट्स यानी कि रजाइयां बनाई जाती हैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ करके, और बहुत ब्यूटीफुली क्विल्ट्स बनाई जाती हैं। इस तरह की एक ओल्ड ट्रेडिशंस भी हमारे कंट्री में है। तो इस तरह से जो कपड़े हैं इनको किसी भी रूप में फेंका नहीं जाता है, कोशिश की जाती है कि इन्हें किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी दूसरे और यूज में लिया जाए। एग्जीबिशन, एग्जीबिशंस मीन्स आपने जो चीज बनाई है, जो चीज क्रिएट की है, फिर उसे लोगों के सामने लाना, उसे डिस्प्ले करना, शोकेस करना, ये होता है एग्जीबिशन। यू हैव क्रिएटेड अ सेट ऑफ वंडरफुल मटेरियल्स, आपने बहुत अमेजिंग मटेरियल्स का एक पूरा सेट तैयार किया है। डिस्प्ले योर मैट्स, तो अब आपने जो चीजें बनाई हैं जैसे कि मैट्स बनाई है, स्टिच्ड क्लोथ्स, आपके सिले हुए क्लोथ्स पीसेज हैं, एंड लीफ कटलरी, या फिर आपने पत्तियों की कोई कटलरी यानी कि डिशेज या स्पून्स या कोई बाउल्स बनाए हैं, तो उनको फिर आप डिस्प्ले कीजिए, शोकेस कीजिए। एड नेम टैग्स, और आप उसके नीचे नाम भी लगाइए, इस तरह के टैग लगाइए जो उनके नीचे नाम होंगे। एंड शॉर्ट नोट्स एक्सप्लेनिंग हाउ यू मेड देम, और उसके नीचे आप एक शॉर्ट नोट भी लिख सकते हैं कि किस तरह से आपने इन चीजों को बनाया है। इनवाइट अदर क्लासमेट्स और योर पेरेंट्स टू विजिट, अब आपको अपने क्लासमेट्स को या फिर आपके पेरेंट्स को विजिट करने के लिए इनवाइट करना है। यानी कि अब क्या हुआ, आपने एक थ्रेड से लेकर के फिर क्लोथ्स बनाए, फिर उन क्लोथ्स से किस तरह से स्टिचिंग की, फिर उस स्टिचिंग से आपने किस तरह से ड्रेस मटेरियल या मैट्स या कोई लीफ कटलरी इस तरह से बनाई आपने, फिर आपकी जब मटेरियल बन गया उसको अब आपको शोकेस करना है, उसकी एक एग्जीबिशन लगानी है, और इस एग्जीबिशन को दिखाने के लिए आपको अपने क्लासमेट्स को या अपने पेरेंट्स को आपको इनवाइट करना है, जिसमें आप उन्हें ये बता सकते हैं कि इन मटेरियल्स के नाम क्या हैं और इनको आपने किस तरह से बनाया है। इस तरह से भी आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 8 क्लोथ्स हाउ थिंग्स आर मेड, इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी में एक्सप्लेनेशन और साथ में थिंक राइट डिस्कस के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबके आंसर को देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के एंड में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।